फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BA 6 सेम हिस्ट्री पेपर 1 की यूनिट 7। यूनिट 1 to 6 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस लेक्चर या किसी भी लेक्चर के नोट्स या PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यूनिट 7 में हमारा टॉपिक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड INA, एक संगठन जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया था। ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो हमारी वीडियो रहने वाली है ये केवल रिवीजन पर्पस से है, मीन्स आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नोट्स इसमें नहीं मिलेंगे। जो डिटेल्ड नोट्स हैं वो मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये वीडियोस केवल रिवीजन पर्पस से हैं, तो काफ़ी ब्रीफ में हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि उनका जो जन्म है वो 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा कटक में हुआ था। दूसरी चीज़, 1919 में ये लंदन गए थे सिविल सेवा की परीक्षा देने के लिए, जिसमें फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया था और 4th रैंक हासिल की थी। बट उसके बाद में इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो समाज सेवा या जन सेवा था, जिसके लिए इनको फील हुआ कि इस पद पे रहते हुए ये इस काम को नहीं कर पाएंगे, भारत को आज़ादी नहीं दिला पाएंगे। तो जल्द ही इन्होंने इस पद को छोड़ दिया। उसके बाद में ये भारत आते हैं और आकर के बंगाल कांग्रेस कमेटी के सदस्य बनते हैं और स्वराज अखबार की ये शुरुआत करते हैं। ऑल इंडिया यूथ के अध्यक्ष भी ये रहते हैं। इसके अलावा चित्तरंजन दास, जो कि बंगाल में राष्ट्रवादी विचारधारा के नेता थे, उनके कांटेक्ट में ये आते हैं और ये उनके गुरु बन जाते हैं। मतलब जो चित्तरंजन दास हैं वो बोस के गुरु थे, उनके अंडर में रह करके काफ़ी सारे मूवमेंट को इन्होंने मिलकर इनिशिएट किया। इसी क्रम में 1925 में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण बोस को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मांडले जेल इन्हें भेज दिया जाता है। लेकिन जेल में इनको TB हो जाता है, जिस वजह से इनको रिहा कर दिया जाता है 1927 में ही। और उसके बाद ये भारतीय कांग्रेस के महासचिव बनते हैं। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये भाग लेते हैं और उसके बाद फिर से इनको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन 1913 में फिर से इनको रिहा कर दिया जाता है और फिर ये कलकत्ता के मेयर के पद को संभालते हैं बाहर आकर के। 1930 में इंडिपेंडेंस लीग का गठन इन्होंने किया। तकरीबन 11 बार ये इस क्रम में जेल जा चुके थे। उसके बाद हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ, वहाँ पे ये अध्यक्ष चुने गए। फिर 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को दोबारा अध्यक्ष चुना गया। लेकिन देखिए, गांधी जी के जो विचार थे वो कहीं ना कहीं बोस के विचारों से नहीं मिल पाए। दोनों के विचारों में काफ़ी मतभेद रहा, जिस कारण से जो सुभाष चंद्र बोस हैं उन्होंने गांधी जी के जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था उसको छोड़ देते हैं ये, और अपने पद से इस्तीफ़ा देकर के ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। 1940 में इन्होंने कांग्रेस रामगढ़ अधिवेशन में भी भाग लिया। 2 जुलाई 1940 को इन पर देशद्रोह के आरोप लगा दिए जाते हैं और इनको जेल भेज दिया जाता है। फिर 29 नवंबर 1940 को ही अपनी कैद के विरोध में जेल में ही ये भूख हड़ताल करते हैं और इनकी भूख हड़ताल के बाद इनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ जाती है, जिस वजह से अंग्रेज़ों को इनको पुनः छोड़ना पड़ता है इनकी मृत्यु के डर से। अब देखिए, यहाँ से आता है एक हमारे पास कह सकते हैं बहुत मेजर स्टेप जो इन्होंने लिया, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है, 1942 में ब्रिटिश शासन से भारत की रक्षा के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय एक सैन्य बल का गठन होता है। और जो जापानी सेना है और भारतीय राष्ट्रवादी हैं, उन्होंने मिल करके इस भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 70,000 भारतीय सैनिक थे जो कि मलाया के तट पर तैनात थे, और मलाया के तट पर जापानी सेना का अभियान सफल होने के बाद में अनेक भारतीय जो हैं वो युद्धबंदी बनाए जाते हैं। और ये जो युद्धबंदी हैं उनको लेकर के एक सेना का गठन किया जाता है, जो कि हमारी क्या कहलाती है, भारतीय राष्ट्रीय सेना। सिंगापुर के पतन के बाद लगभग 45,000 सैनिक होते हैं जिनको कब्जे में लिया जाता है, और जो पहली भारतीय राष्ट्रीय सेना है वो इन्हीं बंदियों से बनाई जाती है। अब इसी अभियान के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना अधिकारी जो मोहन सिंह हैं, उन्होंने इसके बल की स्थापना की थी। ठीक है। जो ये अधिकारी हैं मोहन सिंह, ये पहले भी ब्रिटिशर्स के अंडर में काम कर चुके हैं और इस बार इन्होंने ही इन युद्धबंदियों के साथ मिल करके इस गठन की शुरुआत की थी। धीरे धीरे इस बल को ज्वाइन करने वाले जो सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है और 1942 में जापानियों के साथ कुछ विवाद होने के कारण में INA को भंग कर दिया जाता है। तो INA की स्थापना या जो कार्य प्रणाली है वो हमारे मुख्यतः 2 चरणों में रहती है। पहले चरण का जो संबंध है वो मोहन सिंह से है और दूसरा जो है वो सुभाष चंद्र बोस से है। ठीक है। तो एक बार हम दोनों चरणों में देखेंगे, पहले में क्या कमियां थी, जिसके बाद दूसरे की हमें ज़रूरत पड़ी। तो INA का जो पहला चरण है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व से जुड़ा हुआ है, लेकिन 1942 में बोस ने जापान की मदद से इसका गठन किया था और युद्धबंदी जो सेना थी वो इसमें शामिल हुई थी, जो चीज़ हमने अभी ऊपर भी देखी है। बोस भारत में नज़रबंदी से बच गए थे यहाँ, क्योंकि वो भाग करके आ जाते हैं। और INA की पहली महत्वपूर्ण जो सैन्य भागीदारी थी वो 1944 में हुई थी।
इसने जापान के साथ ब्रिटिश और मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर बर्मा अभियान में भी भाग लिया था। अब इसका दूसरा जो चरण था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में शुरू होता है और ये जो चरण है वो बर्मा अभियान के INA की असफलताओं के बाद सामने आता है। दूसरे चरण में औपनिवेशिक शासन का विरोध और आज़ादी संघर्ष को फिर से गठित किया जाता है। इसमें बोस ने पहले चरण की कमियों को दूर करने की कोशिश की और दूसरी चीज़ 1943 में बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन किया और ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। इसके पश्चात INA का जो दूसरा चरण है वो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के आत्मसमर्पण के साथ थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है। उसके बाद कुछ सैन्य असफलताएं देखने को मिलती हैं। INA और जो बोस का संघर्ष है वो फिर भी लगातार चलता रहता है। ब्रिटिश शासन को चुनौती देने में INA की जो भूमिका है वो दिल्ली चलो के नारे इस तरह की चीज़ों के द्वारा अभी भी जुड़ी रहती है और वो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में INA और बोस के योगदान को देश में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। कहा जाता है कि INA के संगठन के बाद में ही जो ये संग्राम है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था और इसके परिणाम हमें कुछ ही वर्षों में देखने को भी मिले थे। तो बोस ने INA के लिए धन जुटाने के अलावा वहाँ पे लोगों को शिक्षित भी किया और उन्होंने महिलाओं के लिए अलग से एक झांसी रेजिमेंट की स्थापना भी की थी, जिसमें बाद में लगभग 300 महिलाओं को भी इन्होंने सम्मिलित किया था। 1944 में INA का जो मुख्यालय है वो बर्मा में स्थानांतरित कर दिया था और 6 नवंबर 1943 को जापानी सेना ने INA को अंडमान और निकोबार का कंट्रोल भी दे दिया था, जिसका नाम बाद में शहीद द्वीप रखा जाता है। 6 जुलाई 1944 को बोस ने रेडियो से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज थ्योरी में आप इसको स्किप कर सकते हैं। जापानी सेना को शाहनवाज की कमान के तहत INA बटालियन और भारत बर्मा मोर्चे पर लाने और इम्फाल युद्ध में भाग लेने की अनुमति भी दे दी गई थी। भारतीयों को राशन और हथियार देने से मना कर दिया गया था और जापानी सैनिकों के लिए काम करने को कहा गया, तो जिससे INA निराश हो जाती है और INA की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। यही कारण रहता है कि INA हमारी असफल भी रहती है। 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंत के साथ ही जापान की हार होती है और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि बोस की ताइवान के पास एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, जो भी एक रीज़न भी रहता है कि ये जो संगठन था हमारा ये अपनी जो तय उद्देश्य थे उनको प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।